मैं डॉक्टर आर के स्वामी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय थानागाजी। आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है आधुनिक हिंदी कहानी की विकास यात्रा, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। कहानी की परंपरा कोई नई परंपरा नहीं है। कहानी की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी मानवता। यदि हम कहें कि कहानी की परंपरा आज की है तो ये हमारे लिए कहना बेमानी होगी, क्योंकि कहानी लगभग 5000 वर्ष से चली आ रही है। भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों के अन्वेषण से यह तथ्य तो प्रमाणित होता है कि कहानी का उद्गम स्थल देश भारत ही रहा है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति कथाओं का आधार बनकर संपूर्ण विश्व के कथा साहित्य के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। जीवन जगत में जितने परिवर्तन आते गए उतने ही नवीन रूप कथा में भी हमें देखने को मिलते हैं। कथा में अंतर्द्वंद है, उठापटक है, ऊंच नीच का बहाव संपूर्ण जीवन का निचोड़ प्रस्तुत करता है। वैदिक काल से लेकर धर्म सूत्रों, बौद्ध जातकों, जैन कथाओं, पौराणिक आख्यानों तथा संस्कृत के लोक प्रसिद्ध कथा सरित सागर से पंचतंत्र, हितोपदेश, प्राकृत अपभ्रंश तक की कथाओं में विविध व बहुआयामी परिवर्तन दृष्टिगत है। पुरातन कहानियों में केवल आदर्श का महत्व होने से कहानी को भी उससे सत्प्रेरणा मिलती है। मनुष्य का मन मनोरंजन की ओर उत्कृष्ट रहता है और ये कहानी कला भी मनुष्य के लिए एक मनोरंजन का महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। मनुष्य के व्यस्त जीवन से समय मिलने पर कभी कभी मनुष्य चौपाल पर, कुएं की मेड़ पर ग्रामीण लोग समूह में एकत्र हुआ करते थे और इन कथाओं के माध्यम से चर्चा करते थे। इसके अलावा भारतीय साहित्य में दादी माँ की कहानियाँ, बच्चों को सुलाने व खुश करने के लिए परियों, राजा रानी तथा अन्य प्रकार की कहानियाँ सुनाकर मनोरंजन किया करती थी और ये हम भली भांति जानते हैं कि ये कार्य दादी और नानी के माध्यम से किया जाता था। पहले भारतीय साहित्य में इसको कहानी न कहकर हम इसको बात के माध्यम से भी जानते थे और ये बात कहने की जो परंपरा है ये भारतीय साहित्य में जो आज जिसे हम कहानी कह रहे हैं उसी का रूप है। कालांतर में इस विधा में परिवर्तन आया और आज की कहानियाँ यथार्थ से प्रेरित होने लगी। कहानीकार का संबंध जीवन के आंतरिक एवं बाह्य जगत से जुड़ा होता है। अज्ञ ने कहानी को जीवन की प्रतिछाया माना है। वस्तुतः जीवन एक अधूरी कहानी है, एक शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है तथा उसका अंत नहीं होता। आज कहानी का स्वरूप परिवर्तित होकर केवल काल्पनिक मनोरंजन की अपेक्षा सामाजिक गतिविधियों, रूढ़ियों, परंपराओं
आचरण में होने वाले परिवर्तन का परिवर्तित स्वरूप का एक आईना है। कहानी हमें परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है, समाज की समस्याओं को उद्घाटित करती है, समाज की उन बुराइयों को, उन आडंबरों को हमारे सामने रखती है जो समाज के प्रतिकूल हैं। कहानी समाज को अनुकूलता की ओर चलने के लिए प्रेरित करती है। अब मैं बात करता हूँ आधुनिक कहानी, हिंदी कहानी की विकास यात्रा कि इस आधुनिक हिंदी कहानी का उद्गम कहाँ से है और कैसे प्रारंभ हुआ। भारतीय कथा साहित्य में वैदिक संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से जो परंपरा चली, वह परंपरा किसी न किसी रूप में हिंदी में भी प्रतिष्ठापित हुई। आलोचकों ने कहानी साहित्य की शुरुआत को वैदिक कालीन ऋग्वेद से जोड़ा है, किंतु वहाँ कथा की बजाय कथा बीज मिलते हैं। कथा का मूल रूप ब्राह्मण और उपनिषदों में दृष्टिगत है। ऋग्वेद विभिन्न देवी देवताओं की आराधना, पूजा, प्रशंसा में कहे असंख्य मंत्रों का भंडार है। इन मंत्रों के बीच कथा सूत्र हैं, जिन्हें संवाद सूक्त कहते हैं। भारतीय साहित्य के अनेक अंगों और रूपों का उद्गम आलोचकगण इन्हीं संवाद सूक्तों से जोड़ते हैं। इन स्तुतिपरक सूक्तों में देवताओं से संबद्ध औपदेशिक, मनोरंजन तथा शिक्षाप्रद आख्यानों के संकेत मिलते हैं। इन्हीं आख्यानों के संकेतों का आगे चलकर आख्यान के रूप में विकास हुआ, अतः ऋग्वेद इन आख्यानों का मूल है। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों में विद्यमान कथा तत्व के प्रभाव और प्रेरणा से आगे चलकर कथाओं का लोक भावना से इतना गहरा रिश्ता जोड़ा कि मनुष्यों को इन कथाओं को के महत्व को स्वीकार करना पड़ा और इन्हें संग्रहित करना पड़ा। वाल्मीकि और वेदव्यास को इन्हीं कथाओं से काव्य रचना की प्रेरणा मिली होगी। इसी क्रम में आख्यानक, काव्यों और पौराणिक कथानकों का जन्म हुआ होगा। रामायण और महाभारत की कथाओं से इतर शकुंतलोपाख्यान, मत्स्योपाख्यान, रामोपाख्यान, सावित्री उपाख्यान व नल दमयंती के जैसे आख्यानों की कल्पना भी हिंदी कहानी में मिली है। कठोपनिषद में देवताओं की शक्ति परीक्षा की कथा, नचिकेता के साहस की कथा, छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम की गौ सेवा, जनुश्रुति, नर्प की कथाओं को समेटा गया है। मुंडकोपनिषद में महाशैल्य, शौनक व अंगिरा से जुड़ी कथाओं का सहारा लिया गया है। इस प्रकार प्राचीन साहित्य में आख्यानक काव्यों की भरमार है तथा पुराणों से जुड़ी कथाओं की बहुतायत है। जातक कथाओं ने कथा साहित्य के विकास में अपूर्व योगदान दिया है। पौराणिक कथानकों में राम व कृष्ण की लीलाओं की कथाएं चर्चित व प्रेरणास्पद रही हैं, जिनकी कथाओं अंतर कथाओं से हिंदी साहित्य अमर हो गया है। संस्कृत से प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और हिंदी में इस विधा का पदार्पण हुआ और आधुनिक काल की तो विशिष्ट विधा के रूप में जानी जाती है। स्वतंत्रता के बाद कथा साहित्य में अनेक विधाओं की भांति विद्रोह जनित विषमताएं विद्यमान हैं, जिनका विश्लेषणात्मक अध्ययन हम हिंदी के विद्यार्थी निरंतर करते रहते हैं। उनकी आवश्यकताओं को हम बार बार समझने का प्रयास करते हैं। बात करूं मैं संस्कृत साहित्य की, तो उस 8वीं 9वीं शताब्दी की एक कृति है व्रत श्लोक।
कथा सरित सागर छोटी छोटी कथाओं का संग्रह। कथा सरित सागर की सारी कथाएं वर रुचि द्वारा कही गई हैं और विंध्याचल के जंगल में काणभूति ने सुनी है। ये व्यावहारिक दृष्टिकोण है। इसका मूल संबंध शंकर पार्वती से है और इन कथाओं के माध्यम से, इन कहानियों के माध्यम से कहानीकार व्यक्ति को करीब से, उसके हाव भाव से उसको जोड़ने का प्रयास करता है। इन कथाओं के द्वारा मनोरंजन ही नहीं, शिक्षाप्रद समन्वयात्मकता का स्वरूप भी देखने को मिलता है। बेताल पंचविंशतिका में 25 कथाएं हैं। सिंहासन द्वात्रिशिका में 32 कथाएं निहित हैं, जिनमें राजा विक्रमादित्य के शौर्य की कथाएं हैं। इसके अलावा शुक्र संपत्ति, पंचतंत्र और हितोपदेश जैसे ग्रंथ मिलते हैं। इन सारी कथाओं के आधार पर लोक में अनेक प्रकार की कहानियों का प्रचलन हुआ। आधुनिक कहानी रचना में भी शिल्प के स्तर पर अनेक कहानियां इन ग्रंथों के आधार पर लिखी गई। संस्कृत ग्रंथों में पंचतंत्र हितोपदेश का विशेष महत्व है। प्राकृत अपभ्रंश और संस्कृत कथा साहित्य का अगला चरण है। जैन अपभ्रंश साहित्य में महाभारत से जुड़ी अनेक कथाएं समाहित हैं, जिनमें यश कीर्ति का यश पुराण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य का स्वरूप काव्यात्मक है, जो प्रबंध एवं मुक्तक के रूप में अधिक दृष्टिगोचर होता है। प्राकृत का सेतुबंध को साहित्यिक महाकाव्य कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अधिकांश कथाओं में व्रत, पूजा, धर्म, दर्शन, धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व बताया है। इनमें सद्धर्म, सदकर्तव्य, सद्मार्ग को प्रमुखता दी है। इन कथाओं का सांस्कृतिक व साहित्य ऐतिहासिक महत्व भी है। अपभ्रंश कथाएं राम, कृष्ण तथा पौराणिक चरित्रों के आधार पर लिखी गई हैं। कृष्ण कथाओं को हरिवंश पुराण कहते हैं। पौराणिक कथाओं के आधार पर पुष्पदंत का महापुराण और आदि पुराण है। स्वयंभू का पवम चरित में राम के चरित्र का वर्णन 83 संधियां व 5 कांडों में विभक्त है। चरित्र कथानकों में पुष्पदंत का नागकुमार चरित्र प्रमुख है, जिसमें श्रुति पंचमी महावात्य का वर्णन है। कल्पित कथाओं में प्रसिद्ध कथा 10वीं शताब्दी में धनपाल कृत भविष्यत कथा है। इन कथाओं का महत्व केवल संस्कृत तथा प्राचीन हिंदी की कथा माला की श्रृंखला को जोड़ने में सहायता प्रदान करना है। वैदिक संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश से भी हिंदी में पद्य कविता को गद्यावृत्ति का रूप दिया गया है। ख्यात रूप इतिहास है। गेय रचनाओं में बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो की कथा को काव्य रूप में देखा गया है। लोक गाथाओं में ढोला मारू रतुआ और कामंद कला, त्रियो विनोद सुंदर पद्यात्मक लोक कथाएं हैं। चारणों की लोक कथाओं में वासनात्मक प्रेम की अपेक्षा आध्यात्मिक प्रेम अधिक दिखाई देता है। जैसे जायसी का पद्मावत, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, पुष्टि मार्ग का उदय आदि इसके उदाहरण हैं। आधुनिक हिंदी कहानी का जो स्वरूप हमारे सामने है, इसका आरंभ हम 1857 के विद्रोह के बाद हम मान सकते हैं, क्योंकि इससे पहले गद्य का बहुत कम उपयोग हुआ है। पद्य साहित्य का बोलबाला रहा है, परंतु गद्य की ये जो विधा है, ये धीरे धीरे अग्रसर हुई और प्राचीन कहानी में एक नवीन सोपान हमारे सामने खड़ा हुआ। और इसके लिए हम इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी हम कह सकते हैं, जिसमें आधुनिक तत्वों को भी देखा जा सकता है। आधुनिक हिंदी कहानी का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध
अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग से माना गया है। 1857 की राज्य क्रांति के बाद भारतीय जनमानस में परिवर्तन होने लगा था। भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करने के लिए इस युग में अनेक मासिक एवं साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन हुआ। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण आदि पत्रिकाओं में छोटी बड़ी गद्य रचनाओं और संपादकीय लेखों द्वारा इस वैचारिक संघर्ष के स्वरूप को हम देख सकते हैं। कहानियों की संवेदना से जुड़े लेखों में हास्य, व्यंग्य, चित्रों आदि को कथात्मकता मिलती है। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों की कहानियों में एक प्रकार के विट के दर्शन होते हैं। ये अरबी, फारसी व दरबारी वृत्ति के प्रभाव का परिणाम है। कहानी के विकास की गति इस काल में अवरुद्ध रही। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने भारतेंदु काल से लेकर आधुनिक युग का प्रारंभ माना है, क्योंकि इसमें भूत के स्थान पर वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। हिंदी कहानी का प्रारंभ सभी इतिहासकारों ने एक स्वर में सरस्वती के प्रकाशन से ही स्वीकार किया है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का मत है और ये विचारणीय भी है, और उन्होंने स्पष्ट किया है कि इन समस्त प्रयोगों से निर्मित कोई भी कहानी शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की मौलिक कहानी नहीं कही जा सकती, क्योंकि इन कहानियों में से कुछ भाव पक्ष की दृष्टि से छायानुवाद हैं, भावानुवाद है, और शेष कला पक्ष की दृष्टि से कहानी नहीं है। लेकिन ये अवश्य है कि इन प्रयोगात्मक कहानियों में से प्राय अधिक कहानियाँ अपने लक्ष्य की ओर अश्वमेव प्रेरित हैं। यही कारण है कि वस्तुतः इन्हीं की प्रेरणा और भाव शक्ति के फलस्वरूप ही शीघ्र ही सरस्वती के तीसरे ही वर्ष मौलिक हिंदी कहानी का आरंभ हुआ। शिल्प की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय। 1906 ईस्वी की सरस्वती से हिंदी मौलिक कहानियों में विकास परिलक्षित होता है। 20वीं शताब्दी का पदार्पण भारतीय कहानीकारों को किसी न किसी परंपरा या संस्था से अवश्य जोड़े हुए था, जिसमें आर्य समाज का प्रभाव व स्थान रहा। बंगला का प्रभाव शरतचंद्र की कहानियों में देख सकते हैं। रविंद्र, प्रेमचंद व प्रसाद पर शरतचंद्र के जीवन का बहुत प्रभाव पड़ा। 1909 ईस्वी में काशी से इंदु का प्रकाशन हुआ और इसी के माध्यम से प्रसाद का कहानी साहित्य में प्रवेश हुआ। सन 1918 में काशी से हिंदी गल्पमाला मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। सन 1911 में इंदु पत्रिका में प्रसाद की सभी लक्षणों से युक्त ग्राम कहानी और 1915 में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था प्रकाशित हुई। वर्तमान हिंदी कहानी का विकास भारतेंदु काल से माना जाता है। भारतेंदु पूर्व की कृतियाँ लल्लू लाल की प्रेम सागर, सदल मिश्र का नासिक के दो व्याख्यान, इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी प्रमुख है। हिंदी की प्रथम कहानी के विषय में मत विभिन्नता है। आचार्य शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को प्रथम कहानी माना है, किंतु इस कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट तथा किसी राजपूत कहानी का प्रभाव माना गया है। इसलिए विद्वानों ने इसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानने पर आपत्ति प्रकट की है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार बंग महिला की दुलाई वाली सरस्वती में 1907 में प्रकाशित हुई, जो हिंदी की प्रथम मौलिक आधुनिक कहानी है। देवी प्रसाद शर्मा ने माना है कि 1901 में छत्तीसगढ़ में मित्र प्रकाशित माधव प्रसाद सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी है। इस युग में हिंदी कहानी की उत्पत्ति एवं विकास क्रम में पत्र पत्रिकाओं का विशेष योगदान रहा। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण तथा भारत मित्र आदि पत्रिकाओं का प्रमुख साहित्यिक योगदान रहा। राजेंद्र यादव उसने कहा था को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं।
तथा इस कहानी से ही इस विधा का स्वतंत्र विकास मानते हैं। इस प्रकार भारतेंदु युग से कहानी विधा का प्रारंभ हुआ, जिनमें कथानक सामान्यतः स्थूल और वर्णनों से भरपूर हैं। उनमें घटनाओं के कौतूहलपूर्ण चमत्कारों की प्रधानता रही है। कहानीकारों का आग्रह संयोग तत्व व आकस्मिकता के प्रति स्पष्ट है। कहानी के पात्र भावुक आदर्शवादी तथा अभिनयशील हैं। कहानियों में सौदेश्यता का स्वर स्पष्ट है। कहानी कहीं सहज है तो कहीं अलंकृत है। इस समय की कहानियों में सामाजिकता एवं राष्ट्रीयता की झलक स्पष्ट परिलक्षित है। इस युग की कहानियों में आदर्श की अपेक्षा यथार्थ को अधिक दिखाया गया है, जिससे कहानियों में रोचकता उत्पन्न होती है। आधुनिक हिंदी कहानी के प्रथम युग के रूप में हम प्रेमचंद युगीन कहानी को ले सकते हैं। हिंदी कहानी के क्षितिज पर प्रेमचंद का उदय एक नवीन युग की चेतना की स्पष्ट आहट है। इस युग के कथाकारों ने हिंदी कथा को सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया तथा ये कहानियाँ प्राचीन संस्कारों की रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और सामाजिक यथार्थ की चेतना के साथ नवीन विचारधारा को व्यक्त करती है। सामाजिक विषमता से पीड़ित यथार्थ का उन्मेष प्रस्तुत करने वाली कहानियाँ हैं। बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, नशा, कफन, पूस की रात आदि प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ रही हैं। सप्त सरोज की कहानियों से लेकर मानसरोवर प्रथम भाग 1936 तक की कहानियों को रचना विधान की दृष्टि से विविध राजनीतिक, सामाजिक व व्यक्तिगत परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। प्रेमचंद के आगमन पर स्वतंत्रता आंदोलन ने साहित्यिक आंदोलन को भी पूर्णतः प्रभावित किया। प्रेमचंद व जयशंकर प्रसाद का कथा साहित्य में आगमन आकस्मिक घटनाएं प्रतीत होती हैं। जिस समय हिंदी साहित्य घुटनों के बल चलते चलते पैरों से चलना आरंभ कर ही रहा था कि इन दो महान विभूतियों का पदार्पण एक वरदान सिद्ध हुआ। इन्होंने युग प्रवर्तक व युगांतकारी कहानियों को प्रस्तुत कर कथा साहित्य को बल प्रदान किया। इसी कारण कथा साहित्य में प्रत्येक दशक में परिवर्तन हुए, जिनका स्वरूप भी परिवर्तित होता दिखाई दिया गया। प्रथम महायुद्ध के बाद पूर्व हमारी कहानी साहित्य में प्रसाद सुदर्शन कौशिक, ज्वाला प्रसाद शर्मा, प्रेमचंद, चतुर्सेन शास्त्री और राय कृष्णदास जैसे उच्च कोटि के कहानीकारों ने प्रतिनिधित्व किया। प्रेमचंद की कहानियों में सामाजिकता को मेरुदंड के रूप में स्थापित कर वर्ग विषमता, जातिगत असमानता, शोषक शोषण के विरुद्ध द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का स्वरूप मुखरित हुआ है। 20वीं सदी का आरंभ सामाजिक जर्जरता से जूझ रहा था। ऐसी विषम परिस्थितियों में नवीन राह 3 रूप में मिली। प्रथम, शक्ति, विश्वास और अनैतिक रूढ़ियों को उखाड़ फेंकने में प्रयत्नशील। बाल विवाह, वृद्ध विवाह, बहुविवाह आदि सब सामाजिक विकृतियों के विरुद्ध उसका तीव्र आंदोलन था। दूसरी शक्ति कांग्रेस की वह समाज चेतना थी जिसमें अछूत समस्या, हरिजन समस्या, मद्य निषेध आदि के विरुद्ध सत्याग्रह का प्रयोग था। तीसरी शक्ति ब्रह्म समाजियों की परिष्करण नीति की थी, जो धर्म और समाज की आडंबरपूर्ण विकृतियां सहन नहीं कर सकती थी। प्रेमचंद इन तीनों शक्तियों में अपनी बलवती लेखनी के माध्यम से दयानंद गांधी और राजा राम मोहन राय से कम नहीं थे। इनकी सभी सामाजिक कहानियाँ विशुद्ध सामाजिक धरातल पर लिखी गई हैं, जो हमारे तत्कालीन जर्जरित समाज की कुव्यवस्थाओं के प्रति अमोघ व्यंग्य है। इस युग में सामाजिक साहित्य का पूर्णतः अभाव देखा गया। समाज को जागृत कर उचित मार्गदर्शन करना परम आवश्यक था। साहित्य की पर्याप्तता का अभाव देख कथा साहित्य में लेखनी चलाई, जिससे समाज को एक आदर्श संदेश मिला व दृढ़ चेतना का प्रसार किया गया, जिसका प्रभाव स्वतंत्रता आंदोलन पर भी पड़ा। एक अन्य संघर्ष भी दिखाई पड़ता है जो उनके अध्यापक और लेखक जीवन के बीच चलता रहता है। अध्यापक
उनके लिए शासन व्यवस्था का अंग होने के कारण जीविका की भांति था, उससे मुक्त होकर वे अपने को सीधे राष्ट्रीय संग्राम में रख सके। प्रेमचंद की कथा की तात्विक समीक्षा से विश्लेषण करें तो वैदिक काल से अपभ्रंश कहानियों वाला कल्पना, दंतकथा, जातक पुराण आदि से अलग यथार्थपूर्ण कहानियाँ व उसके नायक कथावस्तु समकालीन परिवेश को देखकर ही लिखी है। प्रेमचंद का मानना था कि आदमी के पास यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों ही संवेदनाएं होनी चाहिए। यथार्थ के बिना हम समाज की समस्या नहीं पहचान सकते और आदर्श के बिना हम अपने समुचित विकास की कल्पना नहीं कर सकते। आदर्श को पाने के लिए ही लेखक सपने देखता है। प्रेमचंद कहानी लेखन में रोमानियत से आदर्शवाद और आदर्शवाद से यथार्थवाद की यात्रा करते हैं। प्रसाद रोमानी आदर्श से ही संबद्ध रहते हैं। मधवा जैसी कहानी जरूर अपवाद है। प्रेमचंद को किसी बात से जोड़ने की अपेक्षा आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी परंपरा का सूत्रधार कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रेमचंद को विविध विचारधाराओं ने प्रभावित किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रेमचंद पर जिन विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा वे थी आर्य समाज के सुधारवादी सिद्धांत, गांधी जी के सत्याग्रह और उनका असहयोग आंदोलन से जन समाज में उत्पन्न नव चेतना की जागृति, कामरेडों की सुधारवादी प्रवृत्ति तथा साम्यवादी व चारित्रिक पृष्ठभूमि, युगीन परिस्थितियाँ, समाज सुधार, राष्ट्रीय जागरण, गांधीवादी और आदर्श के समन्वय के साथ साथ समाजवादी विचारधारा का उन्मेष इस युग की मूल विशेषता थी जो प्रेमचंद अपनी कहानी में प्रदर्शित करते रहे हैं। प्रेमचंद की कहानी में जितना आदर्श है उतना ही यथार्थ भी है और सच कहें तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन सार आत्मकथा में प्रेमचंद के व्यक्तित्व व कृतित्व के संदर्भ में हल्का सा परिचय देखने को मिलता है। 1901 में गल्प लिखना प्रारंभ किया। रविंद्रनाथ की गल्पों को पढ़ा तथा पत्रिका में छपवाया। मेरी पहली कहानी का नाम अनमोल रत्न 1907 में जमाना उर्दू में छपी। इसके बाद 4-5 कहानियाँ और लिखी। 1909 में सोजे वतन नाम से कहानियों का लेखन हुआ। उस समय बंग भंग का आंदोलन हो रहा था। कांग्रेस में गर्म दल की सृष्टि हो चुकी थी। इन 5 कहानियों में स्वदेश प्रेम की महिमा गाई गई थी। प्रेमचंद पर उर्दू का नशा होने का कारण शिक्षा दीक्षा ही उर्दू में होना था। सोजे वतन नाम से ही सिद्ध होता है कि प्रेमचंद ने लेखनी सर्वप्रथम उर्दू में ही चलाई। नवाब राय के नाम से कहानियाँ लिखी जो अप्राप्त हैं। प्रेमचंद उपनाम से पहला कहानी संग्रह प्रेम 25 ही है। उर्दू में और भी हैं, खाके पाखाना, फिरदौस एक ख्याल, फिरजोत राह, दूध कीमत। मनमन द्विवेदी के शब्दों में अगर हम कहें तो उर्दू संसार के महारथियों में प्रेमचंद का स्थान बहुत ऊंचा है। अनेक नामों से उनकी पुस्तकें उर्दू संसार की शोभा बढ़ा रही हैं। हर्ष की बात यह है कि मातृभाषा हिंदी ने कुछ दिनों से आपके चित्त को आकर्षित किया। प्रेमचंद जी ने उसे पूजनार्थ नागरी मंदिर में प्रवेश किया और माता ने हृदय लगाकर अपने इस भाग्यशाली पुत्र को अपनाया। आरंभिक कहानियों में खामियां रही किंतु आधुनिक अनावश्यक घटनाक्रम विस्तार की कमियां दूसरे दौर में नहीं तथा मनोवैज्ञानिक अनुभव स्वभावतः देखने को मिला। यथार्थ का उत्तम अनुभव इनकी कहानी विधा की नवीन पहचान बनी। उत्कर्ष काल की कहानियों में सत्य से साक्षात्कार सा होता प्रतीत हुआ। इन्हें एक विशुद्ध कथाकार के रूप में स्थापित किया। शिल्प विधि का टेक्निक, ढंग, तरीका व विधान तो पढ़ते ही बनता है। अर्थात प्रेमचंद की कहानियों में हमें कहीं भी एक नीरसता का भाव देखने को नहीं मिलता है। एक गति है, एक
एक सजीवता है और एक निरंतरता है, क्रमबद्धता है, जो कहानी के प्रवाह को निरंतर आगे की ओर बढ़ाती रहती है। कथानक की बात करें तो कथानक चरित्र चित्रण की बात करें तो इनकी कहानियों के पात्र आदर्शवादी और मर्यादावादी हैं। आदर्शवादी नारी के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। निम्न और सर्वहारा वर्ग का चरित्र कफन कहानी में दृष्टिगोचर है। नशा, पूस की रात, मिस पद्मा, कुसुम आदि कहानियों में मनोवैज्ञानिक संदर्भों को जोड़ा है। विशंबरनाथ जिज्जी की विदीर्ण हृदय तथा विकास की कहानियों में परदेसी हैं। जेपी श्रीवास्तव की इंदु और कल्पमाला, राधिका रमण सिंह की गांधी टोपी और कुसुमांजलि कहानी संग्रह की दरिद्र नारायण, इस हाथ से दे उस हाथ से ले, बिजली आदि प्रमुख हैं। विशंबरनाथ कौशिक की ताई वह प्रतिमा संवेदनात्मक पारिवारिक धरातल पर आधारित है। पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा, गोविंद बल्लभ पंत की झूठा आम व मिलन भोर सुदर्शन की हार की जीत आदि कहानियाँ प्रमुख हैं। वृंदावन लाल वर्मा ने राखी बृंदभाई, दातर और एक वीर राजपूत ऐतिहासिक कहानियों में राजा हरदौल, रानी सारंदा, मटा की वेदी, कलाकार का दंड, समसामयिक प्रधान तथा सामाजिक संवेदनात्मक कहानियों में शरणागत, कटाफटा झंडा, तिरंगे वाली राखी, हमीदा, मालिस, कौड़ी अपनी बीती की कथा एवं शिल्प नवीनता को प्रदर्शित करता है। भगवती प्रसाद की वाजपेयी की खाली बोतल, अंधेरी रात, मैना, हार जीत, ट्रेन पर इंद्रजाल आदि कहानियों की संवेदना सामाजिक क्षेत्र व उसकी विशिष्ट स्थितियों से चुनी गई है। सन 1916 से 1936 तक के सामाजिक राजनीतिक प्रसंगों और घटनाक्रमों, जनसंघर्ष और सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा के पारमाणिक और विश्वसनीय अंकन की दृष्टि से प्रेमचंद से बेहतर कोई दूसरा माध्यम नहीं है। प्रेमचंद द्वारा सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन को हर लेखक ने अपनी लेखनी में स्थान दिया है। प्रेमचंद वह लेखक हैं जिन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से गरीब, मजदूर, किसान और पीड़ित स्त्री की व्यथा को उजागर किया है, समाज की बुराइयों को उजागर किया है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में दौड़ने वालों की आंखों पर चढ़े हुए चश्मे को उतारने का और धरातल से जुड़ने का आह्वान प्रेमचंद की कहानियों में दृष्टिगोचर होता दिखाई देता है। प्रेमचंद आदर्शों पर भी चले और यथार्थवाद को भी साथ में लेकर चले, इसलिए उनकी कहानी का पात्र आदर्श और यथार्थ के ताने बाने को आखिर तक बनाए रखना चाहता था, क्योंकि परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि हम बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं कर सकते, केवल क्रमिक रूप से ही परिवर्तन को स्वीकार किया जा सकता है और मनुष्य की मानसिकता भी ऐसी ही होती है। एक साथ वो परिवर्तन को कभी सहन नहीं कर पाता है और वह उसका विरोध करना प्रारंभ कर देगा। इसलिए प्रेमचंद की जो कहानी है वो आदर्श और यथार्थ के माध्यम से व्यक्ति और समाज में परिवर्तन की बात करता है। आधुनिक गद्य में हिंदी कहानी के उद्भव विकास के द्वितीय चरण में मैं बात करता हूँ जयशंकर प्रसाद युगीन कहानी की। जयशंकर प्रसाद कहानी जो है वो प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार थे और इन्होंने अपनी कहानी के स्वरूप को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। प्रसाद साहित्य जगत की एक महान हस्ती हैं जिन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास के माध्यम से यथार्थ को छूने की एक सफलतम चेष्टा की है। प्रसाद ने छायावाद के माध्यम से व्यक्ति को
प्रकृति से जोड़ने का प्रयास किया है। और छायावाद की जो झलक है वो प्रसाद की गद्यात्मक रचनाओं में भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उनके पात्र हैं वो समसामयिक, ऐतिहासिक अधिक हैं। राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए उन्होंने गुप्तकालीन इतिहास व पात्रों को चुना। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त एवं ध्रुव स्वामिनी ऐसे ही नाटक हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो क्रांतिकारी विद्रोह छिड़ रहा था उससे अछूते प्रसाद भी नहीं रह सकते थे। इसलिए उन्होंने व्यक्ति में राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत करने के लिए सामाजिक बुराइयों के साथ साथ प्रकृति और इतिहास के माध्यम से सोए हुए भारतीयों को जगाने का प्रयास किया। 1936 का काल छायावाद का काल माना जाता है। प्रसाद पर साहित्यिक, सांस्कृतिक आदर्शों एवं मान्यताओं का अत्यधिक प्रभाव रहा है। इस संदर्भ में स्वयं प्रसाद जी का भी एक कथन है, काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। विश्लेषणात्मक तर्कों से और विकल्प के आरोपों से मिलन न होने के कारण आत्मा की मनन प्रक्रिया को वाङ्मय रूप में अभिव्यक्त होता है। वाङ्मय का अर्थ है साहित्य। वह निसंदेह प्राणमय और सत्य के उभय लक्षण प्रेम और श्रेय दोनों से परिपूर्ण होती है। इसी कारण हमारे साहित्य का आरंभ काव्य में है। वह एक दृष्टि कवि का सुंदर दर्शन है। इस प्रकार प्रसाद के ऊंचे साहित्य संस्कार ने उनके काव्य की दृष्टि उनके काव्य की परिष्कृत भावनाओं को जन्म दिया। साहित्य की समस्त विधाओं, नाटक, कहानी, काव्य, खंड काव्य और महाकाव्य में इनका दृष्टिकोण विशुद्ध रसात्मक और दार्शनिक हो गया, क्योंकि इनके साहित्य संस्कारों ने इस सत्य से इनको अभिभूत कर दिया था। इसी कारण प्रसाद की कहानियाँ भावलोक के अधिक निकट हैं और काव्यात्मक हैं, साथ ही कहीं कहीं रहस्यवादी भी हो गई हैं। जैसे पत्थर की पुकार, प्रलय, प्रतिध्वनि आदि उनकी कहानियों में कल्पना, आदर्श, संगीत, प्रदर्शन, अतीत और मनोविज्ञान का अनुपम समन्वय है। इस समन्वयात्मक भावना के कारण उनकी कहानियाँ भाव प्रधान हैं, शिल्प प्रधान नहीं। उनमें नियमों का बंधन नहीं, हृदय उद्गारों की निष्कपट अभिव्यंजना है। 1911 में इंदु में ग्राम कहानी प्रकाशित हुई, आपकी काव्य रूपकता की प्रेरणा का स्रोत रही। साथ ही कल्पना का समावेश। प्रसाद की कथा साहित्य का विश्लेषणात्मक अगर हम अध्ययन करें तो उनमें एक उदात्त सांस्कृतिक आदर्श व श्रेष्ठ मानव मूल्यों की स्थापना मूल प्रवृत्ति के रूप में दिखाई देगी। जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मांता से ग्रसित रूढ़ियों को छोड़कर प्रसाद एक नवीन आदर्श समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें प्रेम, सौंदर्य अबाध गति से प्रभावित होता रहे, जहाँ त्रस्त की रक्षा हो। 26 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद शिल्प पक्ष को भी प्रबलता मिली, जो छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप व आंधी आदि कहानी संग्रहों में दृष्टिगोचर होती है। कुछ कहानियाँ काल्पनिक भी हैं किंतु भौतिक धरातल पर टिकी हैं। ऐतिहासिक कहानियाँ किसी निश्चित संवेदना और विषय को लेकर लिखी गई। उनके कथानकों में एक सूत्रता, प्रभा आदि तत्व पूर्ण सफलता से आ गए, जैसे जहानारा, अशोक, चंदा और ग्राम आदि कहानियों के कथानक। उत्कर्ष काल की कथाएं प्रसाद के मानव दर्शन, मनोभावनाओं, अनुभूतियों को अपनी कला में जितनी ईमानदारी से संजोकर रखती हैं वह अमूल्य निधि है।
प्रसाद की कहानियों में कुछ कथानक लंबे हैं तो कुछ छोटे हैं। लंबे कथानकों का निर्माण ऐतिहासिक और काल्पनिक संवेदनाओं के आधार पर हुआ है। छोटे कथानक यथार्थ भाव धरातल पर टिके हैं। मध्वा, विजया व परिवर्तन आदि लघु कथानक तथा आधुनिक शिल्प विधान की दृष्टि से उत्कृष्ट कहानियाँ कही जा सकती हैं। चरित्र निर्माण की चर्चा करें तो उनके चरित्र मौलिक एवं यथार्थ धरातल से जुड़े हैं। उनके कथा साहित्य में स्त्री चरित्र 3 प्रकार से देखने को मिलता है। प्रथम तो अतीत के गौरव और प्राचीन आदर्शों के प्रतीक हैं। दूसरी स्थिति में सामाजिक मान्यताओं के प्रति विद्रोह भावना से भरी आधुनिक नारी का चरित्र है। वह तीसरे पात्र प्रेम के नशे में डूबे रहते हैं। सुंदर नायिकाएं संचालिका का कार्यभार संभालती हैं। अशोक की तानसेना और रसिया बालम का युवक भावुक और प्रेमी है। उनमें द्वंद्व, करुणा व भावुकता अधिक है। वे मानसिक संघर्षों से संग्राम करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस काल के स्त्री पात्रों का अपूर्व आकर्षण, परम सौंदर्य तथा उनका कारुणिक व्यक्तित्व बहुत ही उत्कृष्ट है। उनमें रूप, यौवन और विलास की रंगीन मादकता के साथ कर्मशीलता, भावुकता, बलिदान, दया, ममता, करुणा और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति बन गई है। प्रसाद की गुंडा कहानी की नेहको सिंह का उदाहरण देखना होगा। वीरता जिसका धर्म है, अपनी बात पर मर मिटना, सिंह वृत्ति से जीविका ग्रहण करना, प्राण भिक्षा मांगने वाले कायरों तथा चोट खाकर गिरे हुए प्रतिनिधियों पर शस्त्र न उठाना, सताए हुए निर्बलों को सहायता देना और प्रत्येक क्षण प्राणों को हथेली पर लिए घूमना उनका कार्य था। प्रसाद की कहानियों का प्रारंभ प्रकृति वर्णन से हुआ या संवादों से। दुखिया, चंदा, ग्राम, रसिया, बालम, शरणागत और गुलाम, अंधेरी का बो नामक कहानियों का प्रारंभ कथोपकथनों से हुआ। प्रसाद की कहानियों की वस्तु समस्या प्रधान कहानियाँ प्रमुख रही हैं। यथार्थवाद से जुड़ी शैली को आधार माना है, जो घीसू, बेड़ी, भीख, विजया और परिवर्तन आदि कहानियों में स्पष्ट परिलक्षित है। आंधी कहानी के उपसंहार चर्म रूप की अभिव्यक्ति इस प्रकार परिलक्षित होती है। आज भी मेरे हृदय में आंधी चला करती है। प्रसाद एक भावुक एवं संवेदनशील कलाकार थे। यही कारण है कि उनकी कहानियों का मुख्य लक्ष्य सत्य दर्शन, त्याग, उत्कर्ष और करुणा है। बौद्ध दर्शन का प्रभाव नारी शक्ति की महानता और उसका सम्मान करने में है। उनकी उनकी कहानियों में देशभक्ति है, राष्ट्रीयता है, ऐतिहासिकता की पुनरावृत्ति है। इस काल की कहानियाँ कारुणिकता का संदेश व उत्सर्ग बिखेरती दिख रही है। प्रसाद के समकालीन लेखकों ने कहानी लेखन में मानव मन की अंतर यात्रा की है तथा मनोवैज्ञानिक स्थितियों, संदर्भों और कथा साहित्य के माध्यम से उभारा है। कहानीकारों पर फ्राइड युग तथा एडलर के मनोविश्लेषणवाद का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जैनेंद्र अज्ञे व इला चंद्र जोशी का नाम प्रमुख रूप से हम ले सकते हैं। अपना अपना भाग्य, पाछे पत्नी, कोठरी की बात, पमार का धीरज, रोज परंपरा, छाया, आहुति कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं जो कहानियां हैं। इस प्रकार कवि उपन्यासकार के साथ सशक्त कहानीकार प्रसाद ने सृष्टि के जीवन दर्शन की कल्पना का स्वरूप साहित्य में प्रस्तुत कर नवीनता का परिचय दिया और एक सशक्त परंपरा का उद्भव उनके द्वारा किया गया। प्रसाद का